Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the introduction to MDCAT, vocabulary building. Let's start. स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको बताऊंगा कि एमडी कैट में इंग्लिश का पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, प्लस आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो क्वेश्चन टाइप्स आपसे किस किस तरह की पूछी जा सकती हैं। सो आए हम शुरू करते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लें जी, हम आगे हैं अपने ब्लाइट बोर्ड पे और पहली चीज़ हम इसमें देख रहे हैं कि मैंने आपको जैसे कि कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्राइमरीली कि कितनी तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको आते हैं और नंबर ऑफ एमसीक्यूज एमडीकैट में इंग्लिश के कितने हैं। सो दो मेजर टाइप्स हैं क्वेश्चंस की जो आपको आएंगी। नंबर वन तो होंगे आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस में दो तरह के ऑप्शंस जो है वो आपको दे सकता है, वो दो तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा। एक तो वो आपसे पूछ लेगा स्टैंड अलोन वर्ड्स। स्टैंड अलोन वर्ड्स क्या होते हैं कि एक ही वर्ड दिया होगा और नीचे उसकी चार ऑप्शंस आपको दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इसका करेक्ट सिनोनिम या एंटोनिम जो है वो बता दिया जाए। दोनों चीज़ें याद रखें कि दोनों ही आपके सिलेबस में शामिल हैं, सिनोनिम भी शामिल हैं और एंटोनिम भी शामिल हैं। तो स्टैंड अलोन वर्ड के तौर पर जो है वो उसे आपसे वो पूछ लेगा। एक ही वर्ड होगा, नीचे चार वर्ड्स होंगे, उसमें से कोई एक आपका करेक्ट ऑप्शन होगी और बाकी के वर्ड्स जो हैं वो ऑब्वियसली इनकरेक्ट होंगे। तो ये स्टैंड अलोन वर्ड्स हैं। दूसरा वो आपसे पूछ लेगा सेंटेंस कंप्लीशन की सूरत में वोकैब के क्वेश्चंस। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होती है, आप एफएससी में बेतहाशा बार ये कर चुके हो। जो बच्चे रेगुलर एफएससी कर रहे हैं या इंटरमीडिएट कर रहे हैं, एफए या आईकॉम भी, तो वहाँ भी आप देखते हो कि कंटिन्यूसली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सिनोनिम्स का। फर्स्ट ईयर में भी 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका और सेकंड ईयर में भी आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें एक वर्ड हाईलाइट किया होता है और नीचे उसके सिनोनिम्स दिए होते हैं। अब यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि वहाँ तो वर्ड हाईलाइटेड होता था ऑलरेडी, यहाँ पर आपको वर्ड हाईलाइटेड नहीं होगा, वो वर्ड गिवन नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह क्या होगा, ब्लैंक दी होगी और उस ब्लैंक में आपने करेक्ट एक्यूरेट वर्ड जो है वो फिल करना होगा। दोनों की एग्जांपल आपको एक एक दे देता हूँ सो दैट यू मे नो कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। सो एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले में वो क्या दे देगा आपको, जो हमने ये किए स्टैंड अलोन वर्ड्स, इसमें वो क्या करेगा आपसे, इसमें करेगा ये कि वो आपको क्वेश्चन में दे देगा सपोज वर्ड डिलैपिडेटेड, ये एक वर्ड जो है वो आपको दे देगा और नीचे जो उसकी ऑप्शंस हैं उसमें वो आपको दे देगा डेविस्टेटेड, बीटा वो दे देगा एडोन्ड, चार्ली दे देगा रैकेश और डेल्टा में वो आपको दे देगा वर्ड सपोज अपीजिंग। अब ये चार वर्ड्स उसने दे दिए। अब इन चार वर्ड्स का कोई आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको क्या करना होगा, आपको इनमें से करेक्ट वर्ड जो है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। सही है, ये कंपैरेटिवली मुश्किल क्वेश्चन है बिकॉज आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा हिंट नहीं है जिससे आप अपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा सेंटेंस कंप्लीशन की सूरत में क्या हो सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन की सूरत में सपोज यही चार वर्ड्स दिए हुए ऑप्शंस हम यही रखते हैं और नीचे सेंटेंस वो दे देगा। मसलन वो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, he was making
a lot of hue and cry because his house had been he was making a lot of hue and cry because his house had been blank during the flood. अब यहाँ पर आपको ये ब्लैंक फिल करनी है और ऑप्शन आपके पास चारों ही हैं, ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पर आपके लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपैरेटिवली बहुत इजी होगा। इसलिए आसान होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद है, सेंटेंस का एक बैकग्राउंड मौजूद है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑप्शन जो है वो उसको वर्कआउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इफ हिज हाउस हैड बीन अडोन्ड, अडोन्ड का मतलब क्या होता है? सजना, संवरना। तो ऑब्वियसली ही वॉन्ट मेक ह्यू एंड क्राई। देन हम रैकिश, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते बिकॉज हैड बीन के बाद वी ऑल नो कि थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो रैकिश भी नहीं आएगा और इन द सेम वे अपीजिंग भी नहीं आएगा। हैड बीन अपीजिंग हम यूज़ कर सकते हैं बट द पॉइंट इज कि इफ ही वॉज मेकिंग ह्यू एंड क्राई तो दैट मस्ट नॉट बी समथिंग वेरी अपीजिंग। अपीजिंग का मतलब होता है सेटिस्फाइंग। तो कोई ऐसी चीज़ पे तो वो शोर होगा नहीं मचा रहा होगा कि जो बड़ी अपीजिंग है, तो अपीजिंग चीज़ पर तो उसका बिल्कुल भी शोर मचाना जो है वो बनता ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन डेल्टा भी जो है वो हम क्रॉस आउट कर देंगे एंड द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑब्वियसली दैट इज ऑप्शन ए। सो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है, कंपैरेटिवली आपके लिए बड़ा आसान है। सो ये तो हो गया वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो कि हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस। तो आए उस पर चलते हैं कि उस पर किस तरह से आ सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। सेंटेंस कंप्लीशन बिल्कुल यही जैसे यहाँ पर हमने देखा कि फिल इन द ब्लैंक आ रही है, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक आएगी बट ये लैंग्वेज बेस्ड होगी। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, लैंग्वेज का नॉलेज यूज़ करते हुए, ग्रामर का नॉलेज यूज़ करते हुए आपको वो फिल इन द ब्लैंक एक्चुअली वो जो ब्लैंक एक्चुअली उसको फिल करना पड़ेगा। सो कैसे आएगा, एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। If I blank you, I would not let him go। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ऑप्शंस हम देखते हैं। was, बीटा, were, Charlie is and delta m। अब आप देखें मेजॉरिटी बच्चे ये समझेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, इफ आई वॉज यू, बिकॉज आई के साथ हम नॉर्मली क्या करते हैं, वॉज ही यूज करते हैं। बट ये इम्प्रॉबेबल सिचुएशन है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पॉसिबल है। आई कैन नॉट बी लाइक यू एंड यू कैन नॉट बी लाइक मी, आई कैन नॉट बी यू एंड यू कैन नॉट बी मी। तो ये एक इम्प्रॉबेबल सिचुएशन है, तो इसको हम पास्ट सब्जेक्टिव के तौर पर ट्रीट करेंगे। आगे चल के हम पढ़ेंगे भी उसको। पास्ट सब्जेक्टिव के तौर पर जब इसको ट्रीट किया जाएगा तो देन हम इसके लिए वॉज यूज नहीं करेंगे, फिर इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी वर, इफ आई वर यू। आपकी टेक्स्ट की लाइन है, ठीक है, गुड बाय मिस्टर चिप्स की लाइन है चैप्टर नंबर 7 की, तो वहाँ आप जाके इसको देख सकते हो। थोड़ी सी उसमें मैंने अमेंडमेंट कर दी है बट बेसिकली ये टेक्स्ट की लाइन है।
सो इफ आई वर यू, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, ये भी सेंटेंस कंप्लीशन ही है. यू आर फिल इन द ब्लैंक, बट on what base? Not on the basis of your knowledge regarding vocabulary, but regarding the knowledge of grammar, regarding the knowledge of language. So इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे. तो ये एक सेंटेंस कंप्लीशन का आ जाएगा. देन फिर आता है स्पॉट द एरर. स्पॉट द एरर कंपैरेटिवली हमारे बच्चों को जो है वो खासा मुश्किल लगता है, बिकॉज इससे आप लोग जो है वो फेमिलियर नहीं होते. इससे पहले आपने किया भी नहीं होता. होता ये है कि वो एक सेंटेंस के 4 हिस्से कर देता है, ये 4 जगह उसको पॉइंट आउट कर देता है, और वो आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा पार्ट उसमें कोई गलती मौजूद है. 3 जगहों पर गलती नहीं होती, 4 में से किसी एक जगह पर जो है वो गलती मौजूद होती है. एंड यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई दैट मिस्टेक. आपको ये करना होता है कि आप उस गलती को मार्क कर सके, उस गलती को पकड़ सकें. मसलन एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे देता हूँ. सो उसको हम देखते हैं कि जी स्पॉट द एरर किस तरह से डेवलप होगा. बट द हॉलीडेज, इस फ्रेज को वो मार्क कर देगा अल्फा. वर द समर हॉलीडेज, इसको वो मार्क कर देगा बीटा. The two months vacations, Charlie, we got the 2 months vacations we got in अब यहां पर उसने आपको 4 फ्रेजेस के बाद एरर दिए, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है दैट इज इनकरेक्ट. अल्फा, बीटा, चार्ली एंड द डेल्टा. अब इन चारों में देखने हैं कि एरर किस वाले पोर्शन में है, किस वाले फ्रेज में जो है वो आपको एरर नजर आ रहा है. अब अगर आप अल्फा देखते हैं तो हॉलीडेज बिल्कुल ठीक है. बीटा देखते हो तो यहाँ भी वर द समर हॉलीडेज, तो उसको स्पेसिफाई चुके कर रहा है, तो द समर हॉलीडेज बिल्कुल एक्यूरेट है. बट एज वी मूव टूवर्ड्स सी, चार्ली, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक ब्लेटेंट एरर नजर आता है, एंड दैट इज ऑफ वेकेशंस. वी ऑल नो कि वेकेशंस नहीं होता, इट इज ऑलवेज वेकेशन. ठीक है, वेकेशंस इज नथिंग, इट इज इनकरेक्ट. ऑल्दो के बाय एंड लार्ज लोग इसको ऐसे ही यूज करते हैं वेकेशंस, बट इट इज नॉट वेकेशंस, इट इज ऑलवेज वेकेशन. सो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन चार्ली, बिकॉज चार्ली ऑप्शन में ही गलती मौजूद है. याद रखें, स्पॉट द एरर का मतलब है सही वाली गलती. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज गलती कभी भी ठीक नहीं होती, गलती हमेशा गलती होती है. बट यहाँ अगर आप गलती पकड़ लेंगे तो यू हैव डन योर जॉब. आपको यही वो पूछ रहा है कि जो करेक्ट गलती है, जो सही वाली गलती है, वो आपने फाइंड आउट करनी है कि जो वाकयातन गलत है, बाकी 3 चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे सही यूज़ हुई हैं. गॉट इट. सो इसके बाद हम अगले अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अल्टरनेटिव सेंटेंसेस. अल्टरनेटिव सेंटेंसेस आप एफएससी में भी कर चुके हुए हैं. 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं और उसमें से एक जो है वो करेक्ट होता है, तो वो आपने अब देखना है. मसलन मैं एक जुमला
यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। It is me who is to blamed. That is your option अल्फा। बीटा पे हम चलते हैं तो आप कहते हैं it is I who is to be blamed। चार्ली पे चलते हैं तो हम कहते हैं it is I who am to be blamed, and delta, it is me who am to be blamed। अब इन चारों को जब आप देखते हैं तो प्राइमरली बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि शायद ऑप्शन अल्फा सही है। इट इज़ मी, नो, इट इज़ आई, इट कैन नॉट बी मी। रीजंस क्या हैं वो आगे हम चल के देखेंगे जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन की टाइप कैसे है। देन इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। ये भी बहुत सारे बच्चों को ठीक लगेगा कि इट इज़ करेक्ट, बट नो, इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज हु के बाद आपने इसके अकॉर्डिंगली यूज़ नहीं करना या इट के अकॉर्डिंगली अपना जो वर्ब है उसको यूज़ नहीं करना, बल्कि हु जिसको रेफर कर रहा है आई को, उसके अकॉर्डिंगली आपने यूज़ करना होता है वर्ब। सो इसके अकॉर्डिंगली इट इज़ आई हु एम टू बी ब्लेम्ड, दैट इज़ आर ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरह से ये एक अल्टरनेटिव सेंटेंस आएगा आपको जिसमें 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, 3 गलत होंगे, 1 ठीक होगा, और आपको सही वाला सेंटेंस उसमें से पिक करना होगा, जो गलत वाले हैं उनको डिस्कार्ड करना होगा। तो ये टोटल आपके जो है वो क्वेश्चंस की टाइप्स हैं। इस तरह के 5-6 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आ जाएंगे, 5 तरह के एग्जैक्ट बल्कि आएंगे, और उन 5 क्वेश्चंस में आपने पूरे का पूरा कमांड आपको हासिल करनी है if you want to score good marks in MDCAT। टोटल MCQs कितने हैं लिख देता हूं आप बच्चों के लिए। टोटल जो MCQs हैं आपके लास्ट ईयर जब 2021 की बात करूं उस वक्त ये 20 थे, इस बार 2022 में इसको रिड्यूस करके 18 MCQs जो हैं वो कर दिए गए हैं, और 18 MCQs में आपको ये 5 डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सो दैट वाज द इंट्रो ऑफ MDCAT इंग्लिश। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि है वोकैबुलरी बिल्डिंग। सो आए वहाँ चलते हैं। ले स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मली अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज वोकैबुलरी बिल्डिंग, हाउ टू बिल्ड योर वोकैब। पिछले चंक में हम डिस्कस कर चुके कि 2 तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ लेते हैं, स्टैंड अलोन वर्ड्स भी पूछ लेते हैं वोकैबुलरी में, और सेंटेंस कंप्लीशन की सूरत में भी वोकैबुलरी का नॉलेज जो है वो आपसे चेक किया जा सकता है। सो दोनों को कैसे मैनेज करना है वो हम इस पार्ट ऑफ द लेक्चर में देखेंगे, बट बिफोर मूविंग ऑन let me tell you one thing very clearly. It is one of the toughest questions as far as English is concerned. वजह उसकी क्या है? वजह उसकी बड़ी सिंपल है. It is too vast to handle. बहुत ही इसकी वसत बहुत है. It is such a vast thing that even after so many years of teaching, हमें भी टीचर्स को भी
समटाइम्स कोई ऐसा वर्ड आ जाता है सामने कि हमें डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ जाती है. सो अगर 18 साल पढ़ाने के बावजूद इफ़ आई एम समटाइम्स कंपेल्ड टू कंसल्ट अ डिक्शनरी, तो फिर आप बच्चे तो भी बिल्कुल ही ननी मुनी जाने होते हो, कोई भी आपने दुनिया एज सच देखी नहीं होती. तो इसलिए आपके लिए तो इसको समझना और भी ज़्यादा जो है वो क्या होता है, मुश्किल हो जाता है. नंबर 1. नंबर 2 जो इसमें प्रॉब्लम है, दैट इज बोरिंग. आपको लगता है कि इसमें समझने वाली तो ऐसा सच कोई चीज़ नहीं है. इवन आप में से बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे जब एफएससी में अपने टीचर से पूछते हैं या मैट्रिक में अपने टीचर से पूछते हैं कि सर सिनोनिम्स कैसे याद करने, तो नॉर्मली जो उन्हें जवाब मिलता है वो क्या मिलता है जवाब, कि मेरे बेटे ये तो याद ही करने वाली चीज़ है, ये तो मेमोराइज करने वाली चीज़ है, इसको तो रट्टे ही लगाने हैं. सो जब आप ये कहते हो कि इसको रट्टे ही लगाने हैं, या टीचर से आपको ये सुनने को मिलता है कि इसको रट्टे ही लगाने हैं, तो फिर आपके लिए उस चीज़ में इंटरेस्ट लेवल जो है वो बहुत ही डाउन चला जाता है. और इसकी वास्टनेस का अंदाज़ा आप यहाँ से कर लें कि से इफ वी हैव टू प्रिपेयर 500 वर्ड्स इन केस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपसे कह रहा हूँ, वैसे 208 है जो प्रिस्क्राइब थे, लेकिन इनिशियली 2020 में प्रिस्क्राइब किए थे पीएमसी ने, लेकिन उसके बाद उसको वो फॉलो नहीं कर रहे. सो हम जनरल एक प्रिपरेशन अपनी करते हैं जिसमें रफली 500 के करीब वर्ड्स हम प्रिपेयर करेंगे. इन 500 वर्ड्स में से फॉर एग्जांपल आप हर वर्ड के 5 सिनोनिम्स और 5 ही उसके एंटोनिम्स अगर करना शुरू करें, तो ये वर्ड्स बनेंगे, सिनोनिम्स आपके बनेंगे कोई 2500 और एंटोनिम्स भी आपके बनेंगे 2500. सो इनको जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये टोटल वर्ड काउंट जो आपका बनेगा दैट इज 5000 वर्ड प्लस 500 ओरिजिनल वर्ड्स जो आपके थे. तो ये आपके जो टोटल बनेगा वर्ड काउंट बनेगा वो को 5500 के करीब वर्ड्स होंगे. देखा, 5500 के करीब वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे. एंड यू हैव ओनली 2 months. ज़कूटा जिन भी नहीं कर सकता इतनी देर में 5500 वर्ड. आप बच्चे तो फिर भी छोटे बच्चे होते हो, और फिर प्योरली मेमोराइज करने वाली चीज़ है, तो कैसे इसको मैनेज किया जाए. इसके लिए मैंने आपको आपके लाइट बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, एक फॉर्मूला मैंने डेवलप किया है, दैट इज ग्रास्प एमएस. ग्रास्प एमएस ये फॉर्मूला मैंने डेवलप किया जिसके थ्रू बेसिकली आप बहुत सारी आसानियाँ अपने लिए ढूंढ सकते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग में. मसलन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो 5500 वर्ड्स हैं मैं इनको कॉन्फाइन करके सिर्फ 70 to 80 वर्ड्स पे ले आऊँगा या से 100 वर्ड्स पे ले आऊँगा, हाउ विल यू फील? you'll feel it's a miracle कि सर कमाल है, छा गए आप. सही है. सो यही हमने करना है इस फॉर्मूला के थ्रू. इस फॉर्मूला में जो हर एक लेटर है वो बुनियादी तौर पे लेटर नहीं है, इट डिनोट्स समथिंग, इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर टेक्निक. तो वो टेक्निक क्या है देखते हैं. सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज जी. जी स्टैंड्स फॉर ग्रुपिंग. जो पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि वर्ड्स को ग्रुप कर लेना. जो सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स हैं उनको आपने क्या करना है, एक जगह ले आना है, उनकी ग्रुपिंग कर देनी है. ग्रुपिंग आप जब कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें मैनेज करना बहुत आसान हो जाएंगी. मसलन एक ग्रुप मैं आप बच्चों से जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ. मैं अगर आपसे कहूँ what do we mean by a word absolution,
देन condoning, exculpation, देन मैं आपसे कहूं purgation, फिर मैं आपसे कहूं dispensation। अब इन 4-5 वर्ड्स में से आपको किसी भी वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। आई कैन गारंटी यू कि इनमें से किसी भी वर्ड का मतलब पता नहीं होगा। मैं या हो सकता है बहुत थोड़े से बच्चों को पता, बट मेजॉरिटी बच्चों के लिए आप में से ये वर्ड्स क्या होंगे, ये बड़े ही अनफेमिलियर किस्म के जो है वो वर्ड्स होंगे। इनमें कुछ वर्ड हम और ऐड करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। विंडिकेशन, एक्सोनरेशन। अब यहां तक ऑलमोस्ट हमने 8 वर्ड्स किए। इन 8 वर्ड्स में से शायद ही एक आध वर्ड का मतलब आपको पता होगा, अदरवाइज आपको इनके मेजॉरिटी बच्चों की मैं बात करूं, कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बच्चों को इनके मीनिंग्स पता नहीं होंगे। सो इन 8 वर्ड्स को जब आप वैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे, ग्रुप किए बगैर प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप यूज़ करेंगे एब्सोल्यूशन के सपोज 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स यूज़ करेंगे, फिर कंडोनिंग के करेंगे, फिर परगेशन के करेंगे, फिर डिस्पेंसेशन के करेंगे, फिर विंडिकेशन के करेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर आप बाकी अपनी जो एक्सोनरेशन वगैरह के आप यूज़ करेंगे। तो सिनोनिम्स याद करने के लिए आपको इन 8 वर्ड्स के लिए 40 वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये करूं कि ये सारे के सारे वर्ड्स एक ग्रुप में रख दूं, ये सारे, और आप में से कहूं, आपको कहूं कि इनमें से हर एक का मतलब एक ही है, सारे वर्ड्स इनका मीनिंग सेम ही है, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ एक मीनिंग याद करना होगा और ये 8 के 8 वर्ड्स याद हो जाएंगे। और फिर समटाइम ये भी होता है कि हर ग्रुप के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड आ जाता है जिसकी थोड़ी बहुत आपको वाकफियत होती है, जिससे आप थोड़ा बहुत फेमिलियराइज होते हैं। सो जैसे ही वो वर्ड आता है तो आपको पूरे ऊपर वाले सारे ग्रुप का मीनिंग खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूं, यहां एक वर्ड यूज करूं रिडम्पशन, तो रिडम्पशन आपने पढ़ा हुआ है, आपका जो लेसन है आई हैव अ ड्रीम, उसमें वो कहते हैं continue to work with the faith, then unearned sufferings are redemptive। तो उसका मतलब क्या है, माफ़ी की, तलाफ़ी, निजात। और अगर इसी में एक वर्ड आ जाए रिमिशन, या आ जाए फॉरगिवनेस, तो जैसे ये फॉरगिवनेस या रिमिशन आएगा, तो रिमिशन आपने बार बार पढ़ा हुआ है, आप कहते हैं रिमिशन ऑफ फाइन, क्या होती है, माफ़ी। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है, माफ़ी। पार्डनिंग आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है, माफ़ी। सो इंस्टेड ऑफ लर्निंग 55 वर्ड्स, जो कि इन 11 वर्ड्स के आपने 5-5 सिनोनिम्स के हिसाब से करने थे, अब आपको जो ही फॉरगिवनेस आएगा या रिमिशन आएगा तो आपको ऊपर वाले सारे ग्रुप के मीनिंग जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। सो आपको अब वो एक वर्ड जो आपने याद करना था ना, जो यहाँ तक विंडिकेशन तक या रिडेम्पशन तक, एक्सोनरेशन तक, सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि एक्सोनरेशन तक आपको 7 वर्ड्स के डिफरेंट सिनोनिम्स याद करने की बजाय एक सिनोनिम याद करना पड़ेगा। अब वो एक सिनोनिम भी याद
नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही फॉरगिवनेस या रिमिशन आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस पूरी रो का मीनिंग बुनियादी तौर पे क्या है, एक ही है। तो इन सब का मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉरगिवनेस, मर्सी। क्लियर, गॉट इट। सो ये पहली टेक्निक है। अब आप कहेंगे कि सर वो एक वर्ड हम कैसे कह रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूशन अगर वो ऑप्शन में दे देगा, जैसे हमने लास्ट चंक में हमने किया कि एक वर्ड दिया और नीचे 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, अगर क्वेश्चन में उसने एब्सोल्यूशन दे दिया तो नीचे कितने के वर्ड्स और दे लेगा, नीचे उसके सिनोनिम्स में ऑप्शंस में क्या दे देगा, कंडोनिंग में से कोई दे देगा, एक्सपल्शन, पर्गेशन, डिस्पेंसेशन, विंडिकेशन, एक्सोनरेशन, रिडेम्पशन, रिमिशन, इन सब में से वर्ड देगा ना। 10-11 वर्ड्स आपने याद कर लिए। यहाँ हम कितने कर रहे थे, यहाँ 5 सिनोनिम्स कर रहे थे, तो अब 5 सिनोनिम्स के बजाय आपने हर वर्ड के सिनोनिम भी 9 से 10 कर लिए, और आपको जो वर्ड याद करने पड़े वो भी क्या है, वो भी बहुत ही थोड़े याद करने पड़े वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वो जो 500 वर्ड्स हैं उनकी हम ग्रुपिंग कर लें अगर, तो एक जैसे वर्ड्स को इकट्ठा कर लें तो आपके लिए वो कुछ 60-70-80 ग्रुप मैक्सिमम बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो उन 70-80 ग्रुप के अंदर आप पूरी की पूरी अपनी जो वोकैबुलरी है उसको आप इसी तरीके से, जैसे ये मैंने एक ग्रुप बनाया, इसी तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आर। आर स्टैंड्स फॉर रूट वर्ड्स। अच्छा, इंग्लिश में ना कुछ रूट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हम उनको कहते हैं, ये प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह के हैं, बट एग्जैक्टली प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं है। ये उसी जो है ना वर्ड का पार्ट होते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स तो होता है ना कि हम अलग से लगाते हैं, कि जैसे एबल को हम कर देते हैं डिसेबल, तो डिस जो है वो क्या है, वो प्रीफिक्स है, तो ये तो प्रीफिक्स अलग से लगता है। प्रीफिक्स भी इन द सेम वे, सफिक्स भी जो है वो इसी तरह, जैसे एबल इटसेल्फ एक सफिक्स है, आर्ग्यू, और आर्ग्यू के साथ आप एबल लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आर्ग्यूएबल, तो ये सफिक्स है जो बाद में लगेगा, और पहले लगेगा तो प्रीफिक्स हो जाएगा। ये प्रीफिक्स और सफिक्स है। हम बात कर रहे हैं रूट वर्ड्स की। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड के अंदर मौजूद होते हैं वर्ड्स, और वो उसके मीनिंग को डिफाइन कर रहे होते हैं। रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं कि जिसके साथ भी लगेंगे, या जिस भी वर्ड का हिस्सा बनेंगे, उसका मीनिंग ऑलमोस्ट वैसा ही कर देंगे। मसलन एक वर्ड है जी, मैं आपके लिए लिखता हूं, साइड। साइड का मतलब है, मैं आपके लिए इसको नीचे मतलब भी लिख देता हूं, किलिंग। अब ये जिसके साथ भी लगेगा उसका मतलब किलिंग ही हो जाएगा। जैसे मैं कहूं होमोसाइड, जेनोसाइड, पेस्टिसाइड, फंजाइसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेट्रिसाइड, ठीक है। अब ये सारे साइड, सुसाइड, तो ये जितने भी हैं साइड वाले जितने भी वर्ड्स आएंगे, उन सब का मतलब क्या होगा, उन सब का मतलब होगा किलिंग। इन द सेम वे एक वर्ड है जी पोर्ट, इसका मतलब होता है मूवमेंट। ये जिसके साथ भी लगेगा इसका मतलब यही होगा। आप कहते हो एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट, खाली पोर्ट भी इवन आप जब कहते हो, आप कहते हो पोर्टर, पोर्टेबल, ये चीजें सारी क्या हैं, ये सब के सब किसको डिनोट कर रही हैं, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्रेसिंग द मूवमेंट। इन द सेम वे एक और वर्ड है जी जिसको हम कहते हैं ट्रांस, इसका मतलब भी मूवमेंट है। ट्रांस का मतलब भी मूवमेंट है और पोर्ट का मतलब भी मूवमेंट है, इन दोनों का मतलब मूवमेंट है। आप कहते हो ट्रांसपोर्ट, आप कहते हो ट्रांसेंड, ट्रांसेंड क्या है, आगे गुजर जाना। आप कहते हो ट्रांजैक्ट, मूव कर देना, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांस जहां भी आएगा इट विल मीन मूवमेंट, जिसके साथ भी लगेगा उसका मतलब क्या होगा, मूवमेंट होगा। फिर एक और वर्ड बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन रूट वर्ड है,
बेने, बेने का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव मीनिंग देगा, अच्छे मीनिंग देगा, गुड। मसलन आप कहते हो बेनिफिशियल, बेनिफिशेंट, बेनिफैक्टर, बेनेवोलेंट, अल्लाह की सिफात में से, बेनेवोलेंट, बेनिफिशरी, ये सारी चीज़ें क्या है, बेनिफिट, ये सब क्या है, ये अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो बेने जिसके साथ भी लग रहा है उसका मतलब क्या है कि दैट इज समथिंग गुड, दैट इज समथिंग पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड एक और वर्ड है जिसका मतलब है मैल। मैल ये नेगेटिव है, ये जिसके साथ भी लगेगा उसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। आप कहते हो मैलिग्नेंट, मैलिशियस, मैल फंक्शन, आपने गुड बाय मिस्टर चिप्स में पढ़ा, मैल एडजस्टमेंट, मैल फंक्शन, मैल न्यूट्रिशन। तो ये मैल जहां भी लग रहा है आप देख रहे हो कि इन सब का मतलब क्या है, नेगेटिव है। इनमें से किसी भी वर्ड का मतलब जो है वो पॉजिटिव नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि सर आप ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रूट वर्ड्स, इनका मकसद क्या है, इनका फ़ायदा क्या है, क्यों इसको हम यूज़ कैसे करेंगे अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग के हवाले से। तो आए मैं एक MCQ के थ्रू जो है वो आपको इसका फ़ायदा समझाता हूँ। ले जी, एक MCQ हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ John and Sarah were sentenced to death as they were found guilty of blank। अब ये वोकैबुलरी बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन में वो देता है आपसे, ऑप्शन में वो आपसे कहता है कि बेनिफेक्शन, बीटा ऑप्शन वो आपको देता है पेट्रिसाइड, चार्ली ऑप्शन वो देता है ट्रांसग्रेशन, एंड डेल्टा ऑप्शन वो देता है मैलिग्नेंट। अब इसमें अगर आप देखते हो तो हमें एक चीज की वर्ड क्लियरली नजर आ रहा है, एंड दैट इज दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ, कि उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। अब मौत की सजा क्यों दी जाएगी, जब आप किसी को कत्ल करेंगे। अब आपको बेनिफेक्शन का मतलब भी शायद नहीं पता होगा, ट्रांसग्रेशन का मतलब भी नहीं पता होगा, मैलिग्नेंट का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और पेट्रिसाइड का मतलब भी आपको पता नहीं होगा, ठीक है। बट आपको पता है कि चूंकि साइड आ गया, रूट वर्ड का आपको पता है, तो डिपेंडिंग ऑन द रूट वर्ड यू विल बी एबल टू मार्क द राइट ऑप्शन, कि चूंकि इसमें किलिंग का तस्करा हो रहा है तो इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैलिग्नेंट या ट्रांसग्रेशन या बेनिफेक्शन नहीं होगी, क्योंकि बेनिफेक्शन क्या है, बेने का मतलब है समथिंग पॉजिटिव, तो सजाए मौत पॉजिटिव तो नहीं हो सकती। ट्रांसग्रेशन, ट्रांस का मतलब, आप ट्रांसग्रेशन का मतलब नहीं भी पता तो आपको ये पता है कि ट्रांस का मतलब क्या है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मूवमेंट, भटक जाना, रास्ते से भटक जाने को कहते हैं ट्रांसग्रेशन, ठीक है। और मैलिग्नेंट आपको पता है मैल को बुरी बात, लेकिन बुरी बात मोरालिटी के हवाले से या वैसे आपकी हेल्थ के हवाले से कोई चीज़ हो सकती है, बट इट विल नॉट इन्वॉल्व एंड इट शुड नॉट इन्वॉल्व द डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस तो सिर्फ किलिंग की सूरत में ही दी जा सकती है, और किलिंग वाला हमारे पास एक ही रूट वर्ड है
दैट इज पैट्रिसाइड। तो ये एडवांटेज हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा आपको रूट वर्ड्स का, कि आपको इसकी मदद से पता लग जाएगा कि हमारा, अगर आपको इवन मीनिंग नहीं भी पता तो फिर भी आप अपनी करेक्ट ऑप्शन मार्क कराएंगे। अपनी तरफ से उन्होंने बड़ा एक सिस्टमेटिक अंदाज डेवलप किया टेस्ट देने वालों ने, कि जी हम ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जिसमें सिर्फ वही बच्चा पास करेगा जिसको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पता होंगी। लेकिन हम माशाल्लाह पाकिस्तानी, आपको पता है इस बात में बड़े हम माहिर हैं कि हम हर चीज़ का कोई ना कोई जुगाड़ जो है वो सोच लेते हैं। तो ये इसका जुगाड़ है, इसका एक तरीका है, एक टेक्निक है कि उसकी बेसिस पे आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं भी पता होगा, उसका मीनिंग एग्जैक्ट नहीं भी पता होगा, तो यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू। यही आपसे चाहते हैं हम। आपसे MD कैट में बिल्कुल ये तकाजा नहीं किया जा रहा कि आप शेक्सपियर बन जाएं। आपसे ये कहा जा रहा है कि वो जो 18 क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस आप सही मार्क कर दें। इफ़ यू आर एबल टू डू इट, एवरीथिंग इज़ फाइन, गुड इनफ। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक MCQ इसी हवाले से हम और करते हैं। आए, क्वेश्चन है जी हमारा, ही tried his best to look graceful and sober, but I was aware of his, ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट दे दी। नीचे ऑप्शन आपके लिए लिख रहा हूं। मैं कहता हूं पहली ऑप्शन हम वही लिख लेते हैं, बेनिफेक्शन, बीटा malediction, Charlie, that is homicide, and delta ट्रांसफ्यूजन। अब इसमें भी आप देखें, हमने कहा कि he tried his best to look graceful and sober, कि वो लगने की कोशिश की, बट आगे क्या आ गया, बट। अब जब बट आ जाता है तो पहले वाला सेंटेंस का जो पोर्शन है उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जब उसको रिवर्स करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेसफुल और सोबर, ये दोनों चीज़ें क्या थी, ये दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव्स थे। तो आगे हमने क्या देखना है, नेगेटिव एडजेक्टिव देखना है। तो नेगेटिव एडजेक्टिव में बेने तो क्या है, इट्स अ गुड थिंग, तो इसको तो हम नहीं चूज करेंगे बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर नेगेटिव वर्ड्स। होमोसाइड, अब साइड किलिंग, ये भी फिट नहीं बैठ रहा बिकॉज मारना तो नहीं है ना, जान से तो नहीं मार रहा ना उसको किसी को। एंड देन ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफर को कहते हैं बेसिकली, मिक्सचर और ट्रांसफर को। तो ट्रांस मूवमेंट से रिलेटेड है, मूवमेंट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, दैट विल बी ऑप्शन बीटा। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी डू नॉट नो द आंसर, मैलडिक्शन कहते हैं बदतमीजी, बुरे लहजे को। डिक्ट इटसेल्फ एक रूट वर्ड है, ठीक है, डिक्ट का मतलब है बोलना, अथॉरिटी, जैसा आप कहते हो डिक्टेशन, डिक्टेटर, ठीक है, डिक्शन, लहजा। तो मैलडिक्शन कि उसके में बुरे लहजे से, बदतमीजी से, मुझे पता था, आई वॉज अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको मीनिंग नहीं पता मैलडिक्शन का, but still you have been able to mark the correct option and this is what is required of you, ठीक है। यही आपसे जो है वो तवक्को और तकाजा है कि आप जो MCQ दिया हुआ है उसको सही मार्क करके आ जाएं, चाहे जिस भी टेक्निक से करें, चाहे जिस भी तरीके से करें। सो दिस इज हाउ इट गोज। नेक्स्ट वन हम देख रहे हैं जी, दैट इज
A stands for एसोसिएशन, कि आप हर वर्ड के साथ उसकी कोई एसोसिएशन डेवलप कर दें, कोई निमोनिक्स आप डेवलप कर दें। आपने गुड बाय मिस्टर चिप्स पढ़ा है, उसमें वो कहते हैं puns and mnemonics that raised laughter and at the same time imprinted something on their minds, कहते हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो वो puns and mnemonics क्या है? mnemonics बेसिकली होता है कि आप वर्ड की फॉर्मेशन के साथ ऐसे प्ले करो, कोई ऐसा जोक बना दो उसके मुतालिक कि वो वर्ड लॉफ्टर भी क्रिएट करे और वो बच्चे को याद भी रह जाए। तो ऐसी एसोसिएशन आप हर वर्ड की डेवलप कर लें। मैंने डेवलप की हुई हैं, जैसे जैसे हम वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम साथ साथ उन वर्ड्स को देखते भी जाएंगे। बाकी आप अपनी मर्जी से, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अपनी एसोसिएशंस भी डेवलप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने एसोसिएशन डेवलप कर दी वो दुनिया की कोई आखिरी एसोसिएशन है। यू कैन क्रिएट योर ओन एसोसिएशंस एज पर योर नीड और एज पर योर पर्सनैलिटी। सो कुछ एसोसिएशंस मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज एंजाइना। एंजाइना यू ऑल नो कि जो हार्ट पेन है उसको हम कहते हैं, दिल के दर्द को, दिल की तकलीफ को हम कहते हैं एंजाइना। इसको आप याद कैसे कर सकते हो? चूँकि पंजाबी हम में से मेजॉरिटी लोग समझते हैं तो मैं उसकी एसोसिएशन आपको डेवलप कर देता हूँ। हम कहते हैं इंज जाइना, नहीं तो क्या होगा? दिल में दर्द। इंज जाइना, ऐसे नहीं जाना, नहीं तो मुझे क्या हो जाएगा? मुझे एंजाइना हो जाएगा। सो एंजाइना अब आप लोगों को जो है वो कभी भी नहीं भूलेगा। इन द सेम वे एक वर्ड है, सपोज हम कहते हैं अले। अले क्या है? पैसिफाई करना, किसी को कूल डाउन करना, ठंडा करना, तसल्ली देना किसी को, उसको हम कहते हैं अले। अब इसको अले को आप कैसे याद कर सकते हो? छोटे बच्चे को जब हम लाड प्यार कर रहे होते हैं, जब वो रो रहा होता है, हम उसको चुप करवा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा माँ अक्सर उसको कह रही होती अले 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 मेरा बच्चा, ठीक है, अले 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 मेरा सोना बेटा। तो अब वो अले अले से आप याद कर सकते हैं कि जब वो उसको अले अले कह रही है तो एक्चुअली शी वांट्स टू अले हर, कि वो अले हिम और हर व्हाटएवर जो भी उसकी जेंडर है। तो अले इज बेसिकली टू पैसिफाई, टू पीस। सो जब हम बच्चे को करते हैं अले अले अले, हम उसको क्या कह रहे होते हैं? वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली अले हिम। फिर एक और वर्ड हमने कहा डिलैपिडेटेड, ठीक है। अब इसको आप याद कर सकते हो, दिल अपडेटेड, वन साइडेड ही अगर वो लगा रहा तो अल्टीमेट डिलैपिडेटेड टू द डिस्ट्रॉयड, डेवास्टेटेड। अभी हमने लास्ट चंक में किया भी था डिलैपिडेटेड, दिल अपडेटेड, देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम द अदर साइड एंड इट वेंट ऑन सिंगल हैंडेडली, ठीक है, वो वन साइडेड ही चलता रहा। तो ऐसा दिल क्या होगा? अल्टीमेटली सच अ दिल विल बी डिलैपिडेटेड। वो कहीं डेवास्टेटेड होगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगा, बैठा को रो रहा होगा, दुखी गाने सुन रहा होगा। सो इस तरह से आप डिफरेंट वर्ड्स के निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो। मसलन एक और वर्ड बना देता हूं, एट्रॉफी। एट्रॉफी क्या कहते हैं? वीकनेस को, कमजोरी को, बायो का आपका वर्ड है। तो एट्रॉफी को आप कैसे याद कर सकते हो? आप क्रिकेट खेलते हुए या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हुए आप खेल रहे हैं और बड़े फिट और स्टडी किस्म के बच्चे खेल रहे हो और एक बच्चा बेचारा माड़ी सी जान लेके आए, ठीक है, वो बड़े सूखा सड़ा सा कमज़ोर सा बच्चा हो और वो आके कहे कि मैं ट्रॉफी जीतूंगा, तो आप क्या कहते हैं? ए ट्रॉफी, ये ट्रॉफी लेके जाएगा, इसकी है कोई हालत, इसकी कोई सेहत है इस काबिल कि ये ट्रॉफी लेके जाए। तो वो आप जो उसको रिडिक्यूल कह रहे होते हैं कि ए ट्रॉफी, वो क्यों कह रहे होते हैं? बिकॉज ऑफ हिज एट्रॉफी।
तो इस तरह से आप डिफरेंट जो वर्ड्स हैं, डिफरेंट जो वोकेबलरी के आपके वर्ड्स आएंगे, उनकी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है, अपने मिजाज के मुताबिक आप उनकी डिफरेंट एसोसिएशंस बना सकते हो। मैंने कुछ की एसोसिएशंस बना दी हैं, या मसलन एक और भी चले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक वर्ड है जी एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है गलती। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि हर बार आप मज़ाहिया ही वर्ड बनाएंगे, और तरीक़ों से भी आप उसको कर सकते हो। एर, इसके अंदर एर का मतलब क्या होता है? एरर, गलती, मिस्टेक। तो इसके अंदर ही इटसेल्फ मौजूद है इसका मीनिंग, दैट इज एर, एरर। सो इसके थ्रू भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये एब्रेशन जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गलती। सो ये तीन हमने कर लिए, GRA। और अब हम चलते हैं एस को फिलहाल स्किप करके, पहले मैं P करवा रहा हूं, एंड पे फिर आपको S करवाऊंगा। P स्टैंड्स फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मसलन एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फॉर्मेशन समझा देता हूँ। ION की जो फॉर्मेशन होगी वो नॉर्मली किसकी फॉर्मेशन होगी? दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ नाउन। ठीक है, दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ नाउन। मसलन मैं कहता हूं क्रिएट से क्रिएशन, सॉल्व से सॉल्यूशन, तो ION आ रहा है, तो ये क्या हो गया? दैट बिकम्स नाउन। सॉल्व क्या था? वर्ब, लेकिन उसी को जब हमने ION लगा के किया तो इट बिकेम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? दैट इज अ नाउन। इन द सेम वे अगर आप बात करेंगे MENT, तो ये भी क्या हो जाएगा? इट विल बिकम नाउन। जैसे आप कहते हो एंजॉय से एंजॉयमेंट, अमेज से अमेजमेंट। ठीक है, तो MENT आएगा तो इसका मतलब भी क्या होगा? दैट विल बिकम नाउन। ये सिग्निफाई करेगा कि वो वर्ड क्या है, वो वर्ड नाउन है। अब इस नॉलेज की हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी वो भी अभी बताता हूँ। इन द सेम वे अगर मैं किसी जगह लगाता हूं एबल, तो एबल इज द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की फॉर्मेशन है। जैसे मैं कहता हूं केपेबल, डिसेबल, रिलायबल, डिपेंडेबल, तो एबल जहां भी लगा रहा हूं, लाइकेबल, तो ये जितने भी जिस के साथ भी एबल लग रहा है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये वर्ड बुनियादी तौर पर एडजेक्टिव है। फिर मैं लगाता हूं ISH। ISH जो है वो जनरली स्पीकिंग वो क्या होगा? दैट विल बी एडजेक्टिव। अच्छा, अब एक चीज इसमें ज़हन में रखें आप, इट इज नॉट मैथमेटिक्स, ये इंग्लिश है। मैथमेटिक्स नहीं है कि जिसमें हमेशा 2 + 2 4 ही होगा। ठीक है, ये साइंसेस नहीं है कि जिसमें H2O हमेशा जो है ना वो पानी ही बनेगा। ये इंग्लिश है, लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन कहीं ना कहीं रहेगा। ये जो हम फॉर्मेशंस कह रहे हैं ये बाय एंड लार्ज ट्रू रहती हैं, मतलब आप कह लो कि 95 to 98% ठीक रहेंगी। तो ISH क्या होगा? एडजेक्टिव। जैसे आप कहते हैं चाइल्डिश, जैसे आप कहते हैं स्टाइलिश, ठीक है, जैसे आप कहते हो रैकिश, तो ये ISH जहां भी है ये भी क्या होगा? दैट विल बी एडजेक्टिव। इसी तरह इसमें IZE या
ISE, ये दोनों क्या होंगे, ये वर्ब्स होंगे। सो IZE की फॉर्मेशन जो है, ये ISE की फॉर्मेशन, दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। जैसे हम कहते हैं विजुअलाइज, जैसे हम कहते हैं ट्रैंकुलाइज, जैसे हम कहते हैं रियलाइज, जैसे हम कहते हैं मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, IZE भी इसी में आ जाती हैं, ISE भी इसी में आ जाती हैं। इन द सेम वे ईज, EASE, ये भी किसकी फॉर्मेशन है, ये भी वर्ब की फॉर्मेशन है। जैसे आप कहते हैं टीज, जैसे आप कहते हैं रिलीज, जैसे आप कहते हैं अपीज, तो ये EASE, ये डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ये डिफरेंट फॉर्मेशंस जो है वो करवाता भी जाऊंगा साथ साथ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये EASE की फॉर्मेशन जो ये क्या है, ये वर्ब की फॉर्मेशन है। इसी तरह EN, ये भी प्राइमरली वर्ब की फॉर्मेशन है, समटाइम एडजेक्टिव्स भी बनती है, बट प्राइमरली वर्ब की फॉर्मेशन है। जैसे आप कहते हो, जिसके साथ भी लगेगा तो आपको वर्ब बना देगा। रिच से एनरिच, शॉर्ट से शॉर्टन, बाद में भी लगेगा तब भी, शॉर्ट से शॉर्टन। इस तरह दोबारा पहले लगेगा, सर्कल से एनसर्कल, सर्कल क्या है, नाउन, एनसर्कल दैट इज द वर्ब, उसको घेरा डालना। तो ये है बेसिकली इसकी फॉर्मेशन के एन जिसके साथ भी लगेगा उसको क्या बना देगा, नाउन या एडजेक्टिव से उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको बुनियादी तौर पर वो वर्ब में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप कहते हो शॉर्टन, लेंथन, ठीक है। तो इस तरह से ये उसको जो है वो हमेशा वर्ब के अंदर कन्वर्ट करता रहेगा। अब इनका फ़ायदा क्या होगा, इनका फ़ायदा ये होगा कि जब आपको स्टैंड अलोन वर्ड्स आएंगे तब भी ये आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, और जब आपको सेंटेंस कंप्लीशन की सूरत में वर्ड्स आएंगे तो तब भी ये चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। दोनों के अलग अलग MCQ आपको करवा देता हूँ, सो दैट कि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये चीज़ें, ये वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला कॉलम है ये किस तरह से आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस को कंप्लीट करके तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। अब ये जो S है दैट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सेंटेंसेस, ठीक है, या इसको आप यूं कह लें कि दैट स्टैंड्स फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसमें मसलन आपको पता है कि प्रपोजिशन के बाद क्या लगना है, नाउन लगना है, ठीक है। वर्ब के बाद क्या लगनी है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगनी है, तो ऑब्जेक्ट क्या लगना है, नाउन लगना है। इसी तरह सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हमेशा वर्ब लगता है। नाउन से पहले क्या चीज़ लग सकती है, आर्टिकल लग सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं, मैं बल्कि आपके लिए इसको लिख ही देता हूँ ताकि फिर हम इसको डिस्कस भी कर सकें। पहले आए इसको ज़रा देख लेते हैं डिफरेंट फॉर्मेशंस को। अच्छा जी, ये आपके लिए कुछ फॉर्मेशन बेसिक्स ही मैंने 2 लिख दी, बाकी ऑब्वियसली साथ साथ हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता है ना। अब अगर आपको ये फॉर्मेशन पता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, तो फिर अगर सपोज यहाँ ब्लैंक आएगी तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर द सब्जेक्ट। अगर यहाँ ब्लैंक लगी होगी सेंटेंस के अंदर तो फिर आप क्या लगाएंगे, फिर ऑब्वियसली यू विल प्लेस द वर्ब। और अगर यहाँ ब्लैंक लगी होगी तो फिर आप क्या लगाएंगे, ऑब्वियसली वर्ब के बाद भी क्या आनी है, ऑब्जेक्ट आनी है। इन द सेम वे ये एक और फॉर्मेशन लिख दी जिसमें पहले आर्टिकल, आर्टिकल के फौरन बाद क्या लगता है, एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और उसके बाद क्या लगेगा, एडवर्ब, ठीक है। क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई किसने करना होता है, वर्ब को क्वालिफाई करना होता है हमेशा एडवर्ब ने। तो अब एन इनोसेंट बॉय वाज किल्ड मर्सीलेसली। अब इनमें से कहीं भी ब्लैंक आ जाएगी, सपोज अगर यहाँ ब्लैंक दी हुई है तो आपको पता है कि आर्टिकल के बाद मैंने क्या यूज़ करना है। अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का आइडिया है तो फिर आपको पता है कि आपने आर्टिकल के बाद क्या यूज़ करना है, एडजेक्टिव। सो नीचे जो चारों ऑप्शंस दी होंगी
उसमें आप क्या यूज करोगे, उसमें यू विल ओनली लुक फॉर एडजेक्टिव्स। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि उनमें से एडजेक्टिव कौन से है, वो हमने, ये आप देख रहे हो कि ये सारा हमने इसीलिए वर्कआउट किया कि आपको पता चल सके कि उसकी फॉर्मेशन को देखते हुए, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड को देखते हुए आपको अंदाजा हो सके कि इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। तो अगर आपको ये फॉर्मेशन का, पार्ट्स ऑफ स्पीच की फॉर्मेशन का आइडिया होगा तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैनेज करना आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। या अगर उसने यहाँ ब्लैंक दी हुई है तो आपको पता है कि वर्ब को क्या चीज़ क्वालिफाई करेगी, वर्ब को क्वालिफाई करेगी हमेशा के लिए एडवर्ब। और अगर उसने सपोज वॉज के बाद यहाँ दिया हुआ है तो आपको पता है कि वॉज वर्ब के बाद क्या लगना है, या तो थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, या फिर वॉज वर्ब के बाद क्या लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का आइडिया है तो आप बड़ी आसानी से, मतलब नहीं भी आता होगा चीज़ों का तो आप समझ जाओगे उसको, वहाँ आप ऑप्शन अपनी सही मार्क कर लेंगे। और ये जो मैंने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टैंडअलोन वर्ड्स के तौर पे भी आपके लिए काम आ सकते हैं। तो स्टैंडअलोन वर्ड्स के तौर पे कैसे काम आएंगे, याद रखें, नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम वो नाउन ही होगा, वर्ब का एंटोनिम या सिनोनिम वर्ब ही होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम या एंटोनिम एडजेक्टिव ही होगा, और एडवर्ब का सिनोनिम या एंटोनिम हमेशा एडवर्ब ही होगा। सो अगर आपने क्वेश्चन में फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड के हिसाब से, पार्ट ऑफ द स्पीच के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वर्ड सब्जेक्ट, ये वर्ड जो है वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो फिर आप नीचे मौजूद जो ऑप्शंस हैं उनमें से भी सिर्फ वही वर्ड्स देखेंगे जो ऊपर वाले वर्ड की फॉर्मेशन के साथ मैच करते होंगे, या ऊपर वाले वर्ड के रूट वर्ड के साथ जो है वो मैच करते होंगे। अदरवाइज आप बाकी सारी की सारी ऑप्शंस आप इग्नोर कर देंगे, बड़ी इजीली आप अपनी करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। कैसे पहुंच पाएंगे, दोनों के एक एक एमसीक्यू आपको करके दिखा देता हूं सो दैट कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये दोनों चीज़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस स्ट्रक्चर, कैसे एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करेंगे, एक दूसरे को बेसिकली हेल्प आउट करेंगे और एक्चुअली हमें हेल्प आउट करेंगे टू फाइंड द राइट ऑप्शन। सो आए पहले एमसीक्यू दोनों देखते हैं जी। ये देखिए, मैंने आपके लिए दो सिनोनिम्स, दो एमसीक्यूज लिखे। द फर्स्ट वर्ड जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज राकेश। नाउ यू डू नॉट नो कि राकेश का मतलब क्या है। नीचे उसके 4 सिनोनिम्स मैंने लिख दिए, कॉन्डेसेंड, रैफिश, ट्रैंकुलाइज और सीरेनली। अब कॉन्डेसेंड END ये भी बेसिकली वर्ब की फॉर्मेशन है, जैसे आप कहते हो एंड, जैसे आप कहते हो ट्रांसेंड, ठीक है, तो END भी वर्ब की फॉर्मेशन है। तो कॉन्डेसेंड इट्स अ वर्ब। सो हमें कॉन्डेसेंड का मतलब नहीं भी पता तो हमें ये पता है कि ISH किसकी फॉर्मेशन थी, एडजेक्टिव की। स्टैंड अलोन वर्ड्स में बात करूं, ये एडजेक्टिव की फॉर्मेशन थी, तो हमें ये पता है कि हमें एडजेक्टिव के लिए नीचे एडजेक्टिव ही की फॉर्मेशन देखनी है। तो कॉन्डेसेंड END है, दैट इज वर्ब, तो ये तो हमारी ऑप्शन नहीं होगी। देन IZE, मैंने आपको बताया IZE भी किसकी फॉर्मेशन है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, तो ये भी हमारा ऑप्शन सिनोनिम में नहीं होगा। सीरेनली, सीरेनली कहते हैं पीसफुली, ट्रैंकुलाइज का मतलब भी होता है टू पैसिफाई समवन, टू अपीज समवन। तो LY दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। सो डेल्टा भी क्रॉस हो गया, चार्ली भी क्रॉस हो गया और कॉन्डेसेंड अल्फा भी क्रॉस हो गया। नॉट बिकॉज कि हमें इनके मतलब पता है, बट बिकॉज वी नो द फॉर्मेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें पता है कि हमें ISH या एडजेक्टिव के लिए नीचे भी क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो राकेश का मतलब बेसिकली दोनों मानों में होता है, स्टाइलिश के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। तो राकेश और रैफिश, ठीक है, दोनों सेम वर्ड। समटाइम नेगेटिवली भी इसको हम यूज करते हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन भी बनती है, बट स्टाइलिश के मानों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो राकेश और रैफिश, वी डू नॉट नो द मीनिंग्स, बट स्टिल वी हैव बीन एबल टू मार्क द राइट ऑप्शन। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, यही आपसे चाहिए।
और ये हम बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस मेथड के थ्रू ग्रास्प एमएस के थ्रू जो है वो हम करें। Then I cannot stand even the sight of him as his manners are blank. अब यहाँ पर हमें वर्ड फॉर्मेशन का नॉलेज भी चाहिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी चाहिए। अब इज एम आर के बाद क्या लगता है, या तो पैसिव वॉइस में होगा तो क्या लगेगा, ईडी लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल, और अगर एक्टिव वॉइस में है तो फिर क्या लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। सही है, इन दोनों में से प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव भी लग सकता है। ठीक है, और यहाँ एडजेक्टिव ही लगेगा बिकॉज वी आर क्वालिफाइंग द टेबल मैनर्स, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। अब एडजेक्टिव्स की आईएनजी की फॉर्मेशन एडजेक्टिव की भी फॉर्मेशन होती है। जैसे हम कहते हैं आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है, एपेटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट बीफ आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, द पीस ऑफ स्ट्रिंग में। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्मेशन एडजेक्टिव की भी है। तो अब हम देखें फर्स्ट वन अट्रैक्टिव, ये है तो IVEB किसकी फॉर्मेशन है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। बट डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज ऑफ द सेंटेंस हमें पता है कि वो कह रही है कि आई कैन नॉट स्टैंड द साइट ऑफ हिम, कैन नॉट स्टैंड, मैं उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं कर रही। तो अगर उसके मैनर्स अट्रैक्टिव हों तो फिर तो वो ये नहीं कहेगा ना, कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा। देन एसेंट्रिसिटी ITY में आप देख रहे हो कि ITY इज द फॉर्मेशन ऑफ नाउन, इट्स द फॉर्मेशन ऑफ नाउन। जैसे आप कहते हो रियलिटी, इसी तरह क्या है एसेंट्रिसिटी, तो प्योरिटी, रियलिटी, तो ITY इज द फॉर्मेशन ऑफ नाउन। तो हमें नाउन भी नहीं चाहिए बिकॉज इज एम आर के बाद हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए या प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल चाहिए। देन वेहेमेंटली कहते हैं, विगरसली, फोर्सफुली, हमें इसका मतलब नहीं पता, बट हमें पता है कि LY क्या है, दैट इज एडवर्ब। तो एडवर्ब भी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। सो हम अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो मार्क कर लेंगे, दैट इज ऑप्शन सी, अपॉलिंग। अब हमें अपॉलिंग का मतलब ही नहीं पता, बट वी नो कि हमें इज एम आर के बाद क्या लगाना है, हमें एडजेक्टिव लगाना है। और फॉर्मेशंस की मदद से, पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम ये भी जानते हैं कि एडजेक्टिव को नीचे वाली ऑप्शंस में से किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। सो ये मेरा रोल है, इंशाल्लाह आप इसके साथ रहेंगे इस पूरे, जब हम कोर्स को गो थ्रू करेंगे तो यू विल कम टू नो कि बगैर मतलब जाने भी, वर्ड्स का मतलब जाने बगैर भी यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट विल बी माय कंट्रीब्यूशन इन योर लर्निंग। ठीक है जी, सो ग्रास्प तो हमने कर लिया। नाउ ऑल ऑफ यू विल बी वंडरिंग कि व्हाट इज MS। तो MS इज एक्चुअली MS इज एक्चुअली मुजफ्फर सईद, दैट इज मी। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए एसोसिएशन है कि हु टॉट यू द कॉन्सेप्ट ऑफ, हु टॉट यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रास्प। ग्रास्प का जो कॉन्सेप्ट था ये आपको किसने पढ़ाया था, यू विल मेमोराइज दैट इट वाज टॉट बाय MS। ठीक है, दैट इज मुजफ्फर सईद। सो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रास्प MS। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश आ जाए, आसानी हो जाए, MD कैट बड़ा इजीली क्लियर हो जाए, तो फिर जो है जुड़े रहें हमारे साथ। और इंशाल्लाह इसी के साथ हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह आप बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। एंड आई डू होप कि आपने आज का लेक्चर बहुत एंजॉय भी किया होगा और इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।